सरयू राज साहब से गुजारिश करेंगे, आप हमारे गार्जियन हैं और धनबाद के विकास के लिए जमशेदपुर से सोच रहे हैं आप आए और इस मंच को मजबूती प्रदान आपने किया, अपनी बातों से हम लोगों को मजबूत करें, दिशा निर्देश दें। सरयू राज साहब एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथि का स्वागत करें। धन्यवाद। धनबाद के विकास के लिए आयोजित आज के इस सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मंच पर आसीन धनबाद के वर्तमान मेयर, पूर्व मेयर, इस कार्यक्रम के आयोजन में महती भूमिका निभाने वाले अरूप चटर्जी साहब, विधानसभा में हम लोगों के साथी बबलू महतो जी, प्रेस मीडिया के मित्रों, काफ़ी उपयोगी बातें हुई हैं और जब किसी व्यक्ति को सबसे अंत में मौका मिलता है तो उसके सामने समस्या हो जाती है कि कौन सी ऐसी चीज़ बच गई है जिसको बोला जाए। बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, संजीव जी ने भी, चंद्रशेखर जी ने भी, अरूप जी ने भी, सबों ने अपनी बातों को धनबाद के विकास के संदर्भ में हम सभी के सामने रखा है। असल में धनबाद की विडंबना ये है कि यह खोए हुए अवसरों की कब्रगाह बनकर रह गया। आरंभ से जब पीछे, आप बहुत पीछे जाएंगे, जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक साथ था और जब पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उस औद्योगिक क्रांति में भाप से हमारे सारे यंत्र चलते थे। रेलगाड़ी से लेके फैक्ट्रियां तक जो उपलब्ध थी सभी भाप से चलते थे। कोयला से पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता था। उस समय भी धनबाद पूरे देश में विकास के बारे में सोचने वालों की नज़र में आया था और झरिया एक तरह से मदर कोल इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हुई थी। जब भाप और कोयला और पानी के मिश्रण से उद्योग की बात आगे बढ़ी तो उसके 100 साल के बाद फिर दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई, तीसरी हुई, आज हम लोग चौथी औद्योगिक क्रांति के साए में चल रहे हैं। तो ये जो कोयला का उपयोग हमारा था, उस उपयोग को हमने धनबाद के लिए नहीं किया, तो उसका उपयोग पूरे देश के लिए हुआ और कोयला को यहाँ से ले जाने के लिए बाहर ही केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए गए, चाहे सड़कों का जाल हो या रेलवे का हो, सबका उद्देश्य प्रमुख एक था कि यहाँ से हम कोयला को बाहर ले जाएं। और उसके बाद जब 1975 में BCCL आया तो BCCL भी जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे BCCL की कार्य प्रणाली में भी गिरावट आती गई और आज तो स्थिति ये हो गई है कि BCCL के CMD खुले रूप में अखबारों में कहते हैं कि आजकल हमारा कोयला कम बिक रहा है और समानांतर जो कोयले का साम्राज्य खड़ा हो गया है उसका दबदबा ज़्यादा हो गया है। जब BCCL के CMD इस तरह की बात करते हैं तो सोचिए कि स्थिति कहाँ पहुँच गई। कई वक्ताओं ने बताया कि जोरिया के साथ क्या हो रहा है। मेरा तो धनबाद से समस्त दामोदर को लेकर आया, क्योंकि 2004 में हम लोगों ने दामोदर को स्वच्छ करने का अभियान छेड़ा था। उसी सिलसिले में हमको दामोदर और धनबाद को देखने का मौका मिला और तब से प्राय हर साल इस अभियान में मैं यहाँ आता हूँ और दिन पर दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
अभी आई की एक कमेटी बनी है, हमारे इंजीत महतो जी ने ही सवाल उठाया था, चंदेव महतो जी ने विधानसभा में, उस पर कमेटी बनी। उसका जिक्र आपसे बड़ी उम्मीद के साथ कर रहे हैं तो उस कमेटी से कुछ अच्छी चीज आने वाली है। पहली बार मैंने विधानसभा में स्पीकर साहब से गुजारिश किया कि आप मुझे भी इस कमेटी में रख दीजिए। अरूप चटर्जी से भी कहा हमने कि भाई कोशिश करिए कि मैं भी इस कमेटी में आ जाऊं, मगर मुझे इस कमेटी में लोगों ने नहीं रखा, छांट दिया, बाहर कर दिया। फिर भी कमेटी में ऐसे सदस्य हैं जो इसमें से सही चीज को निकाल सकते हैं, और कोयला के व्यापार में जो चीजें आज ऐसी हो रही हैं जिसके कारण से धनबाद पीछे जा रहा है, यानी ये कहा जाए कि जो धनबाद विकसित हुआ है, धनबाद में कोयला का व्यापार विकसित हुआ है, उसी के हिसाब से यहाँ प्रदूषण का व्यापार भी विकसित हुआ है। यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ के सोते हैं, इन सबों पर लोगों ने आक्रमण किया है। मुझे उत्सुकता हुई थी, मैं एक बार करीब 8 महीना पहले दामोदर के किनारे घूम रहा था, तो एक तो देखा हमने कि पूरा जो ओबी का ओवरबर्डन किसी आउटसोर्सिंग का वो दामोदर में गिर रहा है। दूसरा कि दामोदर के नदी को बीच में बांध करके और उसकी धारा को एक किनारे करके बीच में मिट्टी का सड़क बना के लोग कोयले का खनन नदी के भीतर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको ओवरबर्डन नहीं हटाना पड़ेगा, सीधा कोयला मिलेगा। इस बात को मैंने 15-20 दिन तक उठाया, तभी प्रशासन की नजर इधर नहीं गई, प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ। और अंत में मैं राज्यपाल महोदय से मिला और बताया कि कल आप चलिए हमारे साथ वहाँ, आप देखिए क्या हो रहा है। तब सारा प्रशासन एक्टिव हुआ और जो कोयला निकाला गया था उसको भर दिया। वैसे ही कुछ दिन पहले हम लोग आए थे, कतरी नदी की क्या स्थिति है, अभी संजीव जी बता रहे थे कि हमारे जोड़िया को भर के आउटसोर्सिंग के लोगों ने क्या हालत बना दिया है। अब तो कतरी नदी एक गोफ में जाके मिल रही है, आगे पानी ही नहीं जाएगा उससे, और दोनों तरफ से भर दिया गया। जमुनिया नदी के किनारे हम लोग घूमे, यानी घूमने पर पुल पर से देखने से लगता था कि 20-25 जो गिरोह हैं वो खुलेआम दिन दहाड़े कोयले का खनन नदी के भीतर से कर रहे हैं। तो जिस कोयला के ऊपर हम लोग इतना इतराते हैं उसकी स्थिति क्या हो गई है, उसके बारे में बीसीसीएल के सीएमडी का क्या कहना है, और जो सक्रिय संवेदनशील लोग हैं उनका इसके बारे में उनकी क्या सोच है, ये बात यहाँ आई है। ऐसी स्थिति रहेगी जब बीसीसीएल का कोयला नहीं बिकेगा और अवैध खनन का कोयला बाजार में बिकेगा, तो आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी गंभीर है। यहाँ कोक भट्टा बनाते हैं। पिछली बार मैं आया था तो एक व्यक्ति मिलने आए और उन्होंने कहा कि हम लोगों पर दबाव है कि आप बीसीसीएल से 1 नंबर का कोयला मत खरीदिए, आप हम लोगों से कोयला लीजिए और कोयला सस्ता भी मिलेगा। तो ये स्थितियाँ बनी हैं। बहुत सारे अवसर थे 100-150 साल के बीच में जब धनबाद बेहतर रास्ते पर जा सकता था। उस समय 1911 में जब बंगाल और बिहार अलग हुआ तो उसके पहले तो कलकत्ता बंदरगाह था, यहाँ पर रानीगंज और झरिया और धनबाद के इलाके का कोयला था। उस समय भाप से इंजन भी चलते थे। उस समय भी हमने कोयले का उपयोग यहाँ के लिए नहीं किया। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि कोयला की शक्ति है, ऊर्जा है, उसका उपयोग हमने यहाँ के लिए नहीं किया, वह बाहर ही जाता रहा। और 1911 के बाद जब राजधानी दिल्ली चली गई तब तो कलकत्ता भी सुनसान हो गया। आप यहाँ से देखें तो दिल्ली और कलकत्ता के बीच में इंडस्ट्री केवल कानपुर में ही पैदा हुए, उसके बीच में कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं। और धनबाद और पूरे झारखंड में भी कोई भी उद्योग नहीं लगे कोयला आधारित। और उत्तर बिहार में जाने के लिए तो मीटर गेज लाइन के अलावा कुछ था ही नहीं, वहां तो संसाधन जा भी नहीं सकते थे।
तो जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र वीरान रह गया, औद्योगिक विकास नहीं हुआ। अब आज जब सोचा जा रहा है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है और इस पहल को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें मुझे लगता है कि दो फ्रंट पर काम करना चाहिए। एक, जो नागरिक यहाँ बस गए हैं, शहर हैं, गांव हैं, बसे हुए हैं, उनको जन सुविधाओं को पहुंचाने का विश्वसनीय आधारभूत संरचना एक कायम होनी चाहिए कि उनको पानी मिले, बिजली मिले, उनके घर की गंदगी बाहर निकल जाए। मैं तो कहता हूँ हमेशा ही कि नाला आधारित विकास की योजना बनाइए। जो हमारे आपके घरों से पानी निकलता है और छोटी बड़ी नालियों से जाके बड़ी नालियों में मिले और वो बड़े नालों में मिले और तब नदी के पहले उसको सूस करके पानी नदी में गिराइए। ये नाला आधारित योजना नहीं बनेगी तो हम चाहे कितना भी पानी लाएंगे मैथन से, उस पानी का उपयोग हम सही तरीका से नहीं कर पाएंगे। और मैथन से पानी आने में जितनी कठिनाई है उसका जिक्र चंद्रशेखर जी ने किया था। तो मुझे लगता है कि इस अवसर को देखना चाहिए कि सबसे पहले धनबाद के जो निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनका जीवन स्तर बेहतर हो और उनको बेहतर जन सुविधाएं हम कैसे दे सकेंगे, ये एक पक्ष होना चाहिए। और दूसरा पक्ष होना चाहिए कि डीएमएफ से लेके जो कोयला के अन्य संसाधन हैं जो हमारे लिए धन पैदा कर रहे हैं, उनका उपयोग हम धनबाद और आसपास का एक इलाका चिन्हित करने वहाँ कैसे किया जाए। बहुत पहले यहाँ ISM आया, अब IIT भी जुड़ गया। बहुत पहले सिंदरी का इंजीनियरिंग कॉलेज आया और छोटे छोटे रिफ्रैक्टरी जांच के उद्योग कई यहाँ आए। मुझे सबके सब अब दम तोड़ रहे हैं। सिंदरी का कोई विकास नहीं हुआ। शायद सरकार अब सचेत है कि हम BIT सिंदरी को बेहतर करेंगे और सिंदरी में औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, परंतु IIT, ISM इनके अलावे और भी इस तरह के संस्थान आसपास में खड़ा होने की जरूरत है ताकि जो मेधावी मस्तिष्क यहाँ का है वह बाहर जाने के बदले में अपने लिए ही अवसर की तलाश करे। ये आज देखने की जरूरत है। मगर सबसे अधिक महत्वपूर्ण और चिंताजनक भी स्थिति यहाँ के शासन प्रशासन की है। आप सभी विधानसभा और विधानसभा की कमेटियों से बहुत उम्मीद करते हैं और मेरे जैसा व्यक्ति तो विधानसभा से निराश हो चुका है। विधानसभा का सेशन अगले दिन हो रहा है। मैं दिखा रहा था रूप जी को कि वैसे कहने के लिए तो 6 तारीख से 12 तारीख तक है, मगर केवल 4 ही कार्य दिवस इसमें मिलेंगे। अब 4 दिन में आप क्या कर दीजिएगा विधानसभा के भीतर में। और विधानसभा की जो कमेटियां बनती हैं, उन कमेटियों से जो प्रतिवेदन आता है, मुझे लगता है कि सरकार बड़ी सुस्त रहती है कि उनको लागू करे। चेतावनी स्मारक पत्र दिया जाता है, सरकार के कान पर जू नहीं लगती है। और आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि विधानसभा के भीतर विधायक जो सवाल करते हैं, पहले उन सवालों का उत्तर घुमा फिरा के आता है, अब उन सवालों का सीधा गलत उत्तर आता है। उनको चुनौती आप दे दीजिए तो पहले लोग डरते थे, विधानसभा में सवाल उठ गया हमारे बारे में, अब कोई डर नहीं है, कुछ भी लिख कर भेज दीजिए। इसलिए मैंने मिनिस्टर साहब को कहा कि हम लोग को यहाँ सवाल पूछने से बेहतर है कि 10 रुपया का RTI लगा दें तो बेहतर जवाब उसका मिल जाएगा। तो ये स्थिति हमारी संस्थाओं की, जो शासन की संस्थाएं हैं, वो भी किस तरह से उनके भीतर में गिरावट आते जा रहा है। और जब सर्वोच्च संस्थाओं में गिरावट आएगी तो DC SP में गिरावट आना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। हमारे एक दिन में मेरे पास आए लोग, कतरास बागमारा के लोग, कि हमारा जो बागमारा धनबाद रोड पर खेत है, जमीन है, उस पर 100 मीटर में जेल की 4 दीवारी इतना ऊंचा दीवार खड़ा कर दी गई है। मैं 3 साल से पूछ रहा हूँ सरकार से कि किसने खड़ा किया है। उनको कहना है उनका कि पता नहीं है किसने खड़ा किया है। मैंने कहा जनता को पता है और आपके CO ने आपको चिट्ठी लिखा है, उसमें बताया है कि किसने खड़ा किया है, पर विधानसभा में इसका सही जवाब नहीं आता। मैंने प्रिविलेज मोशन किया यहाँ के DC पर, क्योंकि उन्होंने सरासर गलत जवाब दे दिया इसके बारे में। अब विधानसभा
थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है। किसी दिन को जवाब देना पड़ेगा, खड़ा होंगे विधानसभा के पीपड़े के कटघरे में। उसी तरह से जो खुलेआम जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं, जब तक हम इनको रोक नहीं सकते हैं और इनको रोकने का जो तंत्र बना हुआ है वह तंत्र सचेत नहीं होगा, तो आगे धनबाद के विकास के बारे में सोचने वालों को बहुत कठिनाई आएगी, बहुत कठिनाई आने वाली है उनको इस रास्ते में। इसलिए एक ही बात है कि जनता इसके बारे में सोचे।